तो साथियों अब बात आती है आर्टिकल 2 हमारे संविधान का क्या कहता है। आर्टिकल 2 साथियों संविधान में ये कहता है कि हमारी संसद को ये बिल पारित करने का पूरा हक है कि जब कभी हमारी सेना किसी बाहरी हिस्से को अगर अपने देश में मिला लेती है, शामिल कर लेती है, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, तो साथियों संसद जो है उस पर बिल पारित करके उसको अपने में मिला सकती है। एंड ये जो रहेगा ये रहेगा राष्ट्रपति की बिना किसी परमिशन के। तो जैसे साथियों हमारे देश में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम होता हो तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर सबसे ज्यादा मैंडेटरी होते हैं। बट साथियों आर्टिकल 2 और 3 हमारे पास ऐसे हैं जिनमें आर्टिकल 368 एप्लीकेबल नहीं होता। अब आर्टिकल 2 के तहत हम जो है किसी भी उसको बाहरी हिस्से को हम अपने में मिला सकते हैं। एंड जैसे कि हमने मिलाया था सिक्किम को 16 मई 1975 को सिक्किम को हमने अपना एक पूर्ण स्टेट का दर्जा दे दिया था, जो कि हमने 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया था। अब सिक्किम को हमारा राज्य बनाने के बाद अब आती है बात आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 ये कहता है कि हमारी अगेन संसद को जो है पूरा हक है कि वो जो है किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसका एरिया बदल सकती है और उसकी सीमा बदल सकती है। वो चाहे तो उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया को कट करके बिहार को दे सकती है, हरियाणा के कुछ राज्य को कुछ हिस्से को कट करके पंजाब को भी दे सकती है, इधर हिमाचल को भी दे सकती है, गुजरात के हिस्से को छोटा मोटा कट करके जो है महाराष्ट्र में वो जैसे मर्जी। बस संसद को जो है एक सिर्फ और सिर्फ 50% की मेजोरिटी से जो है बिल पारित करना होता है। आर्टिकल 2 और 3 पे जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही एक बुद्धिमान इंसान हुआ करते थे, तो उन्होंने देखा कि हमें संविधान में ये लिखना सही नहीं रहेगा कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है इसमें। उन्होंने ये क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है साथियों ये लिखा कि आर्टिकल 368 जो है will not be applicable in the amendments of article 2 and article 3। तो साथियों अब बात आती है कि ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है। ये जो मैंने आपको बात बताई भी आर्टिकल 368 नहीं एप्लीकेबल होगा 2 और 3 के संदर्भ में, तो ये बात कहता है साथियों आर्टिकल 4। सो अब बात आती है जब हमें अंग्रेज छोड़कर गए थे तो हमारे पास जो है 4 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, ए बी सी और डी। एक तो आता है ए, एक आता है बी, एक आता है सी और एक आता है डी। तो साथियों ए तो वो थे जिनमें ब्रिटिशर्स का अंग्रेजों का डायरेक्ट मतलब उनका कब्जा हुआ करता था। जो बी थे वो जो है जिनको देशी रियासतें बोलते हैं वो थे प्रिंसली स्टेट्स। अब सी जो था जैसे कि अंग्रेजों के जहां जहां पर कमिश्नर से छोड़े हुए थे, जैसे कि अजमेर में अलग, मद्रास में अलग, उधर कलकत्ता साइड में अलग, ये जो है कमिश्नरीज थी। अब जो डी में है ये जो है यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी। आज हम देखते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, ये सारे के सारे जो है हमारे यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज वो होता है जिसका शासन, रख रखाव और वहां पे जो भी ग्रोथ होनी है, जितना कुछ भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, तो वो जो है सबसे ज्यादा मतलब मेनली वो कौन देखता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है दिल्ली से। दिल्ली खुद भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो उस टाइम पे तो सिर्फ अंडमान और निकोबार हुआ करते थे यूनियन टेरिटरी। सो अब बात आती है कि वो हमें ये दे गए थे अंग्रेज ये चीजें, ये मतलब चारों स्टेट्स इस टाइप चारों टाइप्स के। तो अब बात आती है कि हमारे लोगों ने सोचा कि अब इनको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो एक आई थी सबसे पहले एसके धार कमेटी। एसके धार कमेटी आई थी साथियों हमारे पास जो है सन 1948 में। सन 1948 में जो है एसके धार कमीशन, ये जो है कलकत्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। तो इन्होंने जो है 1948 में एक कमीशन का गठन किया था, एसके धार कमीशन।
तो साथियों ये जो है भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना चाहते थे कि हम जो है न्यू स्टेट्स क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। एंड इसके बाद जो है आई थी जेवीपी कमीशन, ये भी आई थी 1948 में। जेवीपी का मतलब साथियों जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन एंड पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों ने मिलकर एक कमीशन का गठन किया था, जो कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट करी थी। हालांकि इस दोनों मामले को जो है खारिज कर दिया गया था कि भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्यों को नहीं बांटा जाना चाहिए, उनका जो है हम जो है गठन ऐसे नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि हाँ सर, जो वीपी मेनन कौन थे? वीपी मेनन एक आईएएस थे, सचिव लेवल के अधिकारी। आप सभी को पता ही होगा कि जब आईएएस अधिकारी जो है अपने 22, 25, 27 साल के बाद जो है सर्विस में जाता है, तो सबसे जो टॉप का सेक्रेटरी होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये आईएएस लेवल का बंदा होता है। सबसे टॉप आईएएस कौन माना जाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अब आती है बात की एक थे पेट्टू श्री रामुलु। पेट्टू श्री रामुलु, उन्होंने जो है 56 दिन का उन्होंने जेल में ही अनशन कर दिया था। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, तो उनकी जो है 56 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो है बड़ा ही बवाल खड़ा हो जाता है। एंड हम जो देखते हैं कि उसके बाद जो है फिर जवाहरलाल नेहरू की सरकार को भी जो है बहुत ज़्यादा कन्विंस होना पड़ जाता है। तो उसके बाद जो है इतने ज़्यादा संघर्ष के बाद जो है वो देखते हैं कि अक्टूबर 1953 में जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। अब ये आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले भाषा के आधार पर हुआ था, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग कहा करते थे कि हम जो है ना ये मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ जो है हमें जोड़ा जाता है। यहाँ के जो है इधर के लोग तमिल बोलते हैं, हम लोग तेलुगु बोलते हैं, तो तेलुगु बोलने वालों को जो है हमें आंध्र प्रदेश मिलना चाहिए। तो अब आती है बात कि सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। एंड उसके बाद जो है एस.के. धार कमीशन जो है सबसे पहली मतलब जो भाषाई आधार पर जो है करना चाहती थी राज्यों का पुनर्गठन, वो कौन सी कमेटी थी? तो एस.के. धार, ये आई थी 1948 में। एंड बाद में जो है हम देखते हैं जैसे कि 1953 में जो है फजल अली आयोग आता है, एक फजल अली आयोग। हालांकि ये अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में सौंपता है। तो एंड फिर जो है भाषा के आधार पर जो है हम कितने 14 राज्य बनाते हैं, 14 राज्य उस टाइम पर बनते हैं। एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण होता है। बाकी साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।